मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,149 नए मामले, कल से मामूली बढ़त, 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,207 नए केस, 38,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, घट रहे हैं केस, 24 जनवरी से स्कूल खोले सरकार, बच्चों की पढ़ाई का हो चुका है बहुत पहले ही नुकसान। गोवा में 24 घंटे में कोरोना से 6 की मौत, 2,500 से ऊपर नए केस। गुजरात में कोरोना के 17,119 मामले, एक्टिव केस 79,000 के पार। गुजरात के तापी में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की शादी में कोरोना की उड़ी धज्जियां, हजारों लोगों ने डीजे पर किया डांस। कोरोना टेस्टिंग पर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा नहीं होनी चाहिए कमी, इससे संक्रमण रोकने में मिलती है मदद। 15 से 18 साल के 50% किशोरों को पहला डोज लगा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने देश के लिए बड़ा दिन बताया। मुंबई में नौसेना के जहाज INS रणवीर पर विस्फोट में 3 नौसैनिकों की मौत, हादसे की जांच के आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को नहीं मिली जमानत। पीएम मोदी पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर विवाद, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने पूछा, जब सीएम के विरुद्ध बोलने पर हो सकती है नारायण राणे की गिरफ्तारी, तो क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं नाना पटोले। नागपुर में एक व्यापारी ने 2 बेटों पत्नी की हत्या कर मौत को गले लगाया, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी। बताया जा रहा है कर्ज के कारण व्यापारी मदन अग्रवाल ने आत्महत्या की, काफी कर्ज में डूबे हुए थे। मुंबई के महबूब स्टूडियो में वरुण धवन के ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत, वरुण खुद अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन नहीं बची जान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर से मिलने पर नवी मुंबई के 4 पुलिस कर्मियों को शो कॉज नोटिस। डोंबिवली में सुलझी 58 साल की महिला की गुत्थी, रोजी भाजी सेंटर चलाने वाली महिला गिरफ्तार। मृतका अकेली रहती थी, आरोपी उसके साथ घर में रात में रुकने आई थी, गहने चुराने के बदले उसने हत्या कर दी। बारामती के बाद पुणे में चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटकर लूटी रकम, 2 दिन में दूसरी बार गैस कटर से लूटा। खपत की दृष्टि से हमारे देश में तेजी से सुधर रही है स्थिति। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 19.5% की बढ़त। इस बार शिक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। विदेशों में मांग बढ़ने से 4 गुना बढ़कर 17 लाख टन हुआ भारत का चीनी निर्यात। चीनी मिलों ने एक्सपोर्ट के लिए 40 लाख टन का किया करार। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने यूरोप की टेक कंपनी सीटीसी को खरीदा, 2800 करोड़ रुपए में खरीदा। 2021-22 में वस्तुओं सेवाओं के कुल $650 अरब के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल होने का अनुमान, पीयूष गोयल का विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए अपने बयान को लेकर वो फंस गए। हालांकि अब वो सफाई दे रहे हैं कि वो पीएम मोदी के बारे में नहीं बल्कि एक स्थानीय गुंडे जिसका नाम मोदी है उसे मारने की बात कर रहे थे। पर बीजेपी नाना पटोले की सफाई से संतुष्ट नहीं और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने के लिए उसी तरह नाना पटोले को गिरफ्तार किया जाए जैसे सीएम ठाकरे के विरुद्ध बोलने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सरकार ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाना पटोले के इस विवादित बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आइए सुनते हैं। मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते नेते लोक।
त्या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका दोन पिढीचा उद्धार करून टाकला. मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली. लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो. मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक एक लीडरशिप. दरअसल नाना पटोले को पता नहीं था कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी ने ये वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि विवाद बढ़ते देख पटोले ने सफाई दी और कहा कि वो पीएम मोदी नहीं, एक स्थानीय गुंडे के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम मोदी है। पटोले ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके वीडियो को मुद्दा बना रही है। पकडलेला आहे, लोकांचे बयान पण घेणं चालू आहे आणि ज्यांनी तक्रार केली त्यांचेही बयान घेतले गेलेले आहे. पण मूळ मुद्दा असा आहे की भाजप मूळ मुद्द्याला जे सातत्यानं आम्ही मांडतोय की बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न जे निर्माण केंद्र सरकारने करून ठेवलेले आहेत, गरिबांचे प्रश्न, छोट्या व्यापाऱ्यांचे प्रश्न, या सगळ्या प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी सातत्यानं बीजेपी. लेकिन बीजेपी को नाना पटोले की सफाई पर भरोसा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी की मांग है कि पुलिस नाना पटोले पर एक्शन ले। नाना पटोले को ये समझना चाहिए कि केवल शारीरिक ऊंचाई बढ़ने से कोई नेता नहीं होता, बौद्धिक ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। बहुत छोटी बुद्धि की बात उन्होंने की है और मुझे लगता है ये कांग्रेस की नीति है। कहीं पंजाब में पीएम साहब की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं महाराष्ट्र में उनके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम पीएम साहब को मार सकते हैं। इससे कितना पीएम साहब के बारे में उनके मन में क्या भाव है ये भी ध्यान में आता है। मुझे लगता है कांग्रेस की पॉलिसी है और हम तो मांग करते हैं कि नाना पटोले के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को मारने की बात अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किसी ने महाराष्ट्र के सीएम साहब की पत्नी जी को राबड़ी देवी कहा तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और यहाँ पर स्वयं एक इतने बड़े अपने आप को नेता मानने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब को जान से मारने की बात करते हैं और उनके ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं होता। ये बहुत गलत बात है, हम इसमें चुप नहीं बैठे। जबकि कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी पटोले की सफाई से सहमत है। एनसीपी को नहीं लगता कि पटोले पर किसी कार्रवाई की जरूरत है। नाना पटोले जी के वीडियो के बाद स्वयं नाना पटोले जी ने कहा है किसी स्थानिक जो व्यक्ति है उसको लेके उन्होंने वो बात कही है। उन्होंने स्वयं खुलासा किया है। हमें लगता है खुलासे के बाद उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है, गडकरी से लेकर फडणवीस सभी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से नारायण राणे तो उनका अधिकार है, जो मांग करना है करें, लेकिन उन्होंने खुलासा कर दिया कि प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। उन्होंने कहा है कोई वहाँ पे स्थानिक व्यक्ति है जिसको लेके उन्होंने कहा, और वो जब खुलासा करते हैं तो उस पर विश्वास करना चाहिए। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के एक आक्रामक नेता हैं। एमवीए सरकार में वो स्पीकर चुने गए थे, पर फरवरी 2021 में इस्तीफा दिलवाकर पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान दे दी। पटोले काफी सक्रिय रहते हैं और उनकी कोशिश है कि राज्य में चौथे नंबर पर चली गई कांग्रेस को फिर से उसका पुराना गौरव वापस मिले। मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। बीजेपी की तैयारियां कैसी हैं, कितना विश्वास है पार्टी को सत्ता में लौटने का? गोवा के सीएम और बीजेपी नेता प्रमोद सावंत से बात की हमारी संवाददाता मुस्तफा ने। क्या की अचीवमेंट्स इन 3 सालों में बीजेपी लोगों तक लेके जाएगी? 2012 से हम एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में है, 10 साल हम पूरे कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ 2014 से लेके आज तक डबल इंजन की सरकार ने जो काम यहाँ पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, और कोविड कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत की योजना हमने स्वयंपूर्ण गोवा में उसका परिवर्तन करके गोवा के हर अंत्योदय तत्व तक पहुंचाई। उसी का काम जो रिपोर्ट कार्ड हमने सबमिट किया है, वही रिपोर्ट कार्ड हम लोगों तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। मनोहर पर्रिकर जी के बाद ये पहला चुनाव होगा जो आप कह सकते हैं कि गोवा बीजेपी लड़ रही होगी, तो किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं? क्या थोड़ा चैलेंज इस तरह से आप देखते हैं? एक्चुअली ये पहला चुनाव नहीं है, उसके बाद में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, बाईपोल्स लड़े हैं और जिला पंचायत इलेक्शन भी लड़े हैं।
नो डाउट मनोहर पर्रिकर अपने बिग लीडर थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम जिला पंचायत जीते हैं, बायपोल जीते हैं और इस बार का चुनाव भी उन्हीं के आशीर्वाद से जो उनके साथ में जो सभी लीडर्स थे, उनके साथ में जो टीम थी, अभी अच्छी तरह से यानी टीम वर्क बोल के काम कर रहे हैं। सरकार और संगठन का काम यानी ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा है और इस बार पूरे मेजोरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, गोवा में न्यू पार्टी भी एंटर हुई है, टीएमसी। आप भी काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है, क्या उस चीज का असर आप किसी तरह से बीजेपी वोट्स पर देखते हैं कि वोट डिवीजन हो सकता है इस लेकर? बीजेपी वोट पे इसका कुछ भी असर नहीं दिखेगा, यानी अब बीजेपी वोट इंटैक्ट है और फिर से मुझे लगता है कि इसी तरह से यानी कंसल्टेट होके हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेजोरिटी के साथ जीतने वाली है। बिल्कुल, और टिकट्स अभी कुछ ही एक दिन में 2 दिन में अनाउंस होने वाली है बीजेपी की तरफ से। एलिजिबिलिटी इस वक्त आप इन जनरल क्या देख सकते हैं कि विनेबिलिटी या फिर क्लीन गवर्नेंस, करप्शन फ्री प्रेस, क्रिमिनल फ्री फेस, किस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम? गुड गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस तो हमेशा लिया बीजेपी के लिए पहला मुद्दा रहा है और इसी को लेके हमने कैंडिडेट चुनेंगे, हमारी केंद्रीय पार्टी कैंडिडेट चुनेंगे। लेकिन डेफिनेटली मैंने जिन लोगों ने काम अच्छा किया है, विनेबिलिटी आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट द गुड गवर्नेंस, द क्लीन गवर्नेंस ये भी क्राइटेरिया रहेगा और इसी के आधार पे हम अच्छे कैंडिडेट लोगों को दे देंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में आज कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, पर पिछले कुछ दिनों में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से मुंबई में घटा है। हॉस्पिटल में जो भर्ती होने वालों की दर है वो भी कम है। एक्टिव केसेस 50,000 के नीचे आ गए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए जाने की मांग मुंबई में उठने लगी। पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि सरकार बिना बच्चों का और नुकसान किए 24 जनवरी से स्कूल पूरी तरह से खोल दे। मुंबई में पहली से 9वीं क्लास और 11वीं क्लास की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएमसी ने ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया था। यही हाल पूरे महाराष्ट्र का है, मगर पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार मुंबई में कम होती दिख रही है। केस कम हो रहे हैं। कुछ जानकार तो ये भी मानने लगे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की पीक आकर चली गई है। ऐसे में अभिभावकों की तरफ से मांग आ रही है कि सरकार स्कूल खोलने का फैसला ले। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इकबाल सिंह चहल और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे से मुंबई और महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की मांग की है। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई ने सीएम से खत लिखकर कहा है कि 24 जनवरी से स्कूल पूरी तरह से खोले जाए। इसके लिए एसओपी जारी हो, स्कूलों को सभी छात्रों के लिए एक साथ खोला जाए, बस की सुविधा बहाल हो। कोरोना महामारी से बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्कूलों को 700 दिनों के लिए बंद किया जा चुका है और अब भी स्कूल खोलने की तारीख तय नहीं है। दूसरे देशों की तरह भारत में भी शिक्षा एक आवश्यक सेवा होनी चाहिए। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन ने औरंगाबाद में स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर एक छोटा सा प्रदर्शन किया। आज अगर तुम्हारा आर्थिक लॉस अगर हो जाता है तो वो किसी भी हाल में भरकर निकल सकता है। आज तुम्हारा सांस्कृतिक लॉस होता है तो वो भी भरकर निकल जाता है। लेकिन आज तुम्हारे चित्रपट गृह जिसे कहते हैं हम, सिनेमा थिएटर। सरकार का कहना है कि स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की 2 तरह की राय है। कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजे जाने के पक्ष में नहीं है। 10-15 दिन बाद बैठकर सरकार इस विषय पर कोई फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र के जिन जिलों में पॉजिटिव मरीज कम आ रहे हैं, वहां स्कूल खोलने की इजाजत दी जा सकती है। निश्चित तौर पर आज की जो संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार गवर्नमेंट ने डिसीजन निश्चित तौर पर किया है कि बंद रखें। लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके बारे में हम पुनर्विचार करने की कोशिश जरूर करेंगे। कैबिनेट में भी इसके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा होगी। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 6,149 केस आए और 7 लोगों की मौत हुई। मुंबई का रिकवरी रेट 94% है। हालांकि मुंबई में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को केस बढ़कर आए, पर पिछले कई दिनों से मुंबई में केस गिर रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई में 11,317 केस आए थे। शनिवार को ये आंकड़ा घटकर 10,661 हो गया। रविवार को मामले और घटे और 7,895 हो गए, जबकि सोमवार को 5,956 केस आए। मंगलवार को इसमें मामूली इजाफा हुआ और कोरोना के 6,149 केस आए। मुंबई में एक्टिव केस भी घटकर 44,000 के करीब हो गए हैं।
जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,207 केस आए हैं और आज ओमिक्रॉन का कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है। विद्या, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 100 खबरें लेकर बस कुछ ही देर में दोबारा हम आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।